सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesh.air442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। हमारी योजना की जनवरी मंथ की जो सीरीज चल रही थी उसका सेकंड पार्ट होगा ये, जिसमें हम आगे के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 1 to 5 को हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको वो सब समझ में आए होंगे। कोई भी आपका डाउट है तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आज के आर्टिकल्स को शुरू करते हैं। ये वाला जो हमारा जनवरी की मैगजीन है ये बेसिकली इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बेस्ड है, जिसमें हमने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े थे। एक आर्टिकल में हमने भाषा के ऊपर भी बात करी थी कि भाषा और लैंग्वेज में क्या अंतर होता है ना। उसके साथ में ही हमने ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो ग्रामर कैसे व्याकरण से अलग है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना। इसके साथ में ही हमने चाणक्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इनका इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब जब हम इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर बात कर ही रहे हैं तब उसमें हम टेम्पल्स को कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसमें बेसिकली जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है उसके पोर्शन को भी इंक्लूड किया गया है जनवरी की मैगजीन में। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आर्टिकल नंबर 6 है वो कोणार्क सन टेम्पल के बारे में है। तो जब हम कोणार्क सन टेम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी एटिमोलॉजी पर ही चले जाते हैं। एटिमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं निरुक्त। ठीक है, ये हमने बात भी करी थी जब हम क्या पढ़ रहे थे, वेदांग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कोणार्क, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण प्लस अर्क। ठीक है, तो कोण मतलब क्या हो जाएगा, कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है, और कॉर्नर में जो टेम्पल होगा ये इसका कॉर्नर से कुछ लेना देना होगा, एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है ना। और फिर क्या कहते हैं कि अर्क नाम का कोई डेमन था, राक्षस था, जिसको सन गॉड ने कॉर्नर में क्या किया था, मार दिया था, उसका वध कर दिया था। इसलिए क्या नाम पड़ गया, नाम पड़ गया कोणार्क। ठीक है, तो कोणार्क क्या एक जियो हेरिटेज मार्वल है ऑन द महानदी डेल्टा। ठीक है, महानदी डेल्टा पे एक बहुत ही मार्वल, हेरिटेज मार्वल हमें अपना देखने को मिलता है। तो अब इसमें हम इसकी शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। ये आप एक बार देख सकते हो कि किस किस तरीके से क्या है। ठीक है, कि कहाँ पे जगमोहन है, कहाँ पे छाया देवी टेम्पल था, कहाँ बाउंड्री वॉल थी, कहाँ पे ये नायक मंडप होगा, ये मेन एंट्रेंस होगी। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। आज के टाइम पे जो मंदिर है वो पूरा का पूरा बचा नहीं है, उसका जो मेनली जगमोहन वाला पोर्शन है वो बाकी है, और काफ़ी सारा जो मंदिर है वो टूट चुका है। ठीक है, इसको तोड़ने में जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनका भी मतलब हाथ रहा है। ठीक है, यदि आप कभी कोणार्क सन टेम्पल देखने गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपको लिखा भी मिल जाएगा कि इस मंदिर को इस समय पे इन आक्रमणकारियों ने तोड़ने की कोशिश करी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च मेथड्स की, टूल्स एंड टेक्निक्स। इनको यूज्ड फॉर साइट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च मेथड की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई डॉक्यूमेंटेशन के लिए और रिसर्च करने के लिए आपको कुछ टूल चाहिए, कुछ तकनीक चाहिए। ठीक है, पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है उसको भी मैप किया गया, उसकी मैपिंग करी गई, साइट लोकेशन, क्लाइमेट, फ्लोरा फोना और जियोलॉजी। जियोलॉजिकल डेटा क्या करता है, हेल्प करता है ट्रेस करने में लॉस्ट रिवर्स को, वो नदियां जो अब लॉस्ट हो गई हैं यानी लुप्त हो गई हैं, और सोर्स ऑफ रॉक्स, सॉइल्स यूज्ड इन टेम्पल। फिर हम एक कंपैरेटिव स्टडी भी देख सकते हैं, सन टेम्पल जो बाकी के देश के हैं और कौन सा जो कोणार्क सन टेम्पल है। जैसे कि अगर हम बाकी के सन टेम्पल्स की बात करें तो हम थोड़े से नाम भी देख लेते हैं। जैसे आपको याद होगा एक बड़ा फेमस मंदिर है मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल। तो जब हम मार्तंड सन टेम्पल की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, ये कश्मीर में है ना।
मार्तंड सन टेम्पल को किसने बनवाया था? ललितादित्य मुक्तपीड़। ठीक है। अब ये जो मार्तंड सन टेम्पल है ये एक फिल्म में भी दिखाया गया था, यदि आपको मालूम हो तो। क्या नाम था फिल्म का? हैदर। उसका गाना सुना होगा ना आपने, बिस्मिल बिस्मिल, जिसमें शाहिद कपूर डांस कर रहा होता है। वो मार्तंड सन टेम्पल पर ही शूट हुआ है और उसको क्या कहा गया है फिल्म में? शैतान की गुफा। ठीक है। तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन है जो मालूम होनी चाहिए। अब शैतान की गुफा कहना ठीक है गलत है वो मैं आपके इंटेलेक्ट पे छोड़ता हूँ। ठीक है। तो ये हमने एक सन टेम्पल देखा, कहाँ पे? कश्मीर में। और सन टेम्पल कहाँ पर है? एक आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसका नाम है अरसावल्ली। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। एक और सन टेम्पल की बात कर लेते हैं, वो है मोधेरा में। मोधेरा सन टेम्पल यानी कि कहाँ हो गया? गुजरात में हो गया। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए 3 सन टेम्पल्स बता दिए हैं। अब आपका काम क्या है, जो और सन टेम्पल्स हैं उनको भी पढ़ो और एक प्रॉपर लिस्ट बना लो कि देश के इन इन राज्यों में हमें सन टेम्पल देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कैन बी आस्क्ड इन दी एग्जाम। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कोणार्क टेम्पल पढ़ रहे हैं। तो कोणार्क टेम्पल भी एक सन टेम्पल है। ठीक है। तो इसका जो फोकस है, मतलब किसने इसको बनवाया था? गंगा डायनेस्टी के एक राजा थे, राजा नरसिंह देव, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है। उनका नाम भी अभी आगे आएगा। तो फोकस जो है सन टेम्पल ऑफ इंडियन नेबरिंग स्टेट, उनको कंपैरिजन किया गया। कंपैरेटिव स्टडी में गंगा डायनेस्टी पे फोकस था कि कब जन्म हुआ, कब उस डायनेस्टी ने, वंश ने राइज किया और कब उसका पतन हुआ। स्पेशियल लेआउट एंड कंस्ट्रक्शन सेटिंग ऑन दी सी शोर। ठीक है। हेरिटेज की जूनिंग भी हुई है। हेरिटेज क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये जो टेम्पल है कोणार्क सन टेम्पल, तो उसकी जूनिंग भी करी जाएगी। मैप्ड एज पर यूनेस्को एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्म्स, प्रोटेक्टेड, प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरियाज। ठीक है। कंडीशन असेसमेंट ऑफ रूइंस एंड प्रपोजल्स फॉर प्रिजर्वेशन। मेन फोकस हमारा जगमोहन पे रहता है जब भी हम इसकी जोनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वही सर्वाइविंग स्ट्रक्चर है। यदि आप वहाँ पे गए हो, वहाँ पे जो कोणार्क सन टेम्पल है, तो आपने देखा भी होगा कि वो मंदिर जो है वो बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा जो है उसका अभी बचा हुआ है और काफ़ी सारा हिस्सा टूट चुका है। और कुछ तो एरिया ऐसा भी है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, जिसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, दोबारा से बना के वही पुराने मॉडल के बेसिस पे। तो क्योंकि अभी मेन सर्वाइविंग स्ट्रक्चर जगमोहन है तो उसी की हेरिटेज जोनिंग होगी। ठीक है। फिर इंटरवेंशन एंड कंजर्वेशन मैपिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेजर्स फॉर जगमोहन, कंजर्वेशन बेस्ड प्रपोजल्स टू होल्ड द डेटीरियोरेशन। वही मैंने आपसे कहा था ना कि किस तरीके से कंजर्वेशन बेस्ड प्रपोजल की डेटीरियोरेशन को रोकने के लिए वहाँ पे दोबारा से बनाया जा रहा है उसको, कुछ जो पोर्शन है उसको। तो ठीक है। फिर ज्योग्राफिक एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, तो पूरी जो है अब वो कहाँ पर है, कैसे है, वो आप देख सकते हो कि कोस्ट से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अगर हम बात करें जगन्नाथपुरी की, तब आपको नहीं भी पता है तो आप जान लो, आपने चंद्रभागा बीच के बारे में सुना होगा, है ना? चंद्रभागा बीच, ये बहुत नज़दीक ही है, बिल्कुल ठीक लिखा है, 5 किलोमीटर के आसपास ही दूर है ये, किससे? जगन्नाथपुरी से। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब ये साइट जो है ये बे ऑफ बंगाल पे लाई करती है। अब खुद सोचो भाई, जब हम चंद्रभागा बीच की बात कर रहे हैं तो बीच यदि है तो वो क्या होगा? वो बे ऑफ बंगाल पे ही तो होगा, क्योंकि भारत में बीच 2 जगह हैं। मतलब कहाँ हो सकते हैं? या तो बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे हो सकते हैं या फिर अरेबियन सी वाली कोस्ट पे हो सकते हैं। एंड वी नो दैट जगन्नाथपुरी इज इन ओडिशा। सो ओडिशा जो है अगर वो तट के नज़दीक है तो वो बे ऑफ बंगाल कोस्ट के नज़दीक ही होगा। ठीक है। तो ये जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की थोड़ी सी बात हो गई। अब इसमें जो इन्होंने ये मैपिंग वाला, मतलब कि जो इन्होंने ये दिया हुआ है, इस डेटा को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ऐसा सच याद करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो इन्होंने एटिमोलॉजी की भी बात कर दी है। जब हम एटिमोलॉजी कहते हैं तो आपको एग्जैक्टली ये भी पता होना चाहिए कि इसी को हम क्या कह देते हैं? निरुक्त। ठीक है। तो निरुक्त क्या होता है? निरुक्त किसका हिस्सा है? निरुक्त वेदांग का हिस्सा है। हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में कि जो वेदांग होते हैं उसके 6 पार्ट्स होते हैं, है ना? तो जो 6 पार्ट्स थे उसमें से एक पार्ट क्या था? कल्प था, एक शिक्षा था,
ठीक है। एक पार्ट उसका निरुक्त भी होता है, एक छंद होता है, 2 पार्ट और होते हैं, वो आपको खुद से बताने हैं, ठीक है। तो जो निरुक्त है उसी को हम एटिमोलॉजी कह देते हैं। तो जब हम कोण की बात करते हैं, कोण का मतलब यहाँ कोने से है, कॉर्नर से, और आर्क को इन्होंने कह दिया कि वो खुद ही सन गॉड है। अभी हम देखेंगे भी माइथोलॉजी क्या कहती है, सन गॉड किल्ड डेमन अर्क। तो अर्क को कई बार खुद ही सूर्य देवता कह दिया जाता है, और कई बार अर्क को कहा जाता है कि वह एक राक्षस था जिसको सूर्य देवता ने मारा था। तो सन वर्शिप साउथ ईस्ट कॉर्नर में होती है, सीन इन मेजर ओडिशा टेम्पल्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल सेटिंग्स की। 1906 में कोजारीना एंड पिनांग ट्रीज को प्लांट किया गया था टू कॉम्बेट सैंड ड्रिफ्ट एंड सी विंड्स। समुद्र की ओर से आने वाली हवाएं उनको रोकने के लिए, और सैंड ड्रिफ्ट जो रेत आ जाता है उसको रोकने के लिए आपने पिनांग के पेड़ और कोसुआरीना के पेड़ लगाए गए थे। और 1984 में बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टैब्लिश किया गया। अब देखो नाम में ही क्या बालू है, बालू मतलब रेत यानी कि सैंड, ठीक है। तो बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब जियोलॉजिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो खोंडलाइट नीस इन नॉर्थ। तो खोंडलाइट जो है ये बेसिकली जो नाम पड़ा है, ये खोंडलाइट क्या है, एक प्रकार का रॉक है। क्या है, एक प्रकार का रॉक। तो ये जो खोंडलाइट रॉक है इसका नाम खोंडलाइट है क्यों, क्योंकि ये खोंड ट्राइब के नाम पर पड़ा है, ठीक है। ये भी आप याद रख लो। अब ये आर्कियन नीस एंड सिस्ट जो है ये रॉक सिस्टम में हम पढ़ते ही हैं, आपको मालूम ही होगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले कौन सा आता है, आर्कियन रॉक सिस्टम आता है, फिर पुराना रॉक सिस्टम आता है, फिर धारवार आता है, और फिर आर्यन आता है ना। यही है हमारा रॉक सिस्टम के टाइप्स जो होते हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ रॉक सिस्टम पढ़ते हैं तब उसमें हम ये 4 टाइप्स पढ़ते हैं। अब आर्यन के बहुत सारे कैटेगरीज बन जाती हैं, वो एक अलग बात है। तो जब हम आर्कियन रॉक की बात करते हैं तो हम आर्कियन नीस एंड सिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको आर्कियन एज के पत्थर देखने को मिल जाएंगे जिनको हम कहते हैं खोंडलाइट नीस, ठीक है। अब इसमें जी साइलेंट रहता है, ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा। ये नॉर्थ में हमको मिलते हैं। क्वार्टरनरी सेडिमेंट्स हमको कहीं और मिल जाते हैं। स्टोन्स कौन कौन से यूज होते हैं, खोंडलाइट यूज होता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए, लेटराइट से इसकी फाउंडेशंस बनाई जाती हैं, और क्लोराइट से इसकी कार्विंग करी जाती है। एज सच बस आप एक नाम याद रख सकते हो। देखो जब भी हम ओडिशा के टेम्पल्स की बात करेंगे हम लेटराइट सॉइल का या लेटराइट रॉक्स का जिक्र करेंगे, क्योंकि ओडिशा में कुछ रीजन्स में हमको लेटराइट पत्थर, लेटराइट रॉक्स या लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। ऑल्दो लेटराइट सॉइल कहाँ के लिए फेमस है, लेटराइट सॉइल फेमस है केरला के लिए, कि जहाँ पे लेटराइट सॉइल होती है वहाँ पे हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से खेती नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पे भी हमको कुछ जगहों पर लेटराइट्स देखने को मिल जाते हैं। तो खोंडलाइट, लेटराइट और क्लोराइट कैसे याद रखोगे, ओडिशा के कोणार्क सन टेम्पल में तीनों में आइट आ रहा है, ITE ITE ITE, ठीक है। खोंड आप वैसे भी खोंड लाइट वैसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि खोंड इज अ ट्राइब जो आपको ओडिशा में मिल जाती है। लेटराइट भी आपको इन जनरल मालूम ही होगा। एक क्लोराइट और याद कर लो, ठीक है। रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें तो दया नदी तो पता ही है, ठीक है। दया नदी को जनरली ऐसे ही याद किया जाता है कि दया नदी जो है, इसका अशोक ने इस नदी को देखा जो खून से लाल हो गई थी। उसके बाद अशोक ने क्या सोचा कि अब से मैं क्या नहीं करूंगा, कलिंग के युद्ध के बाद में अब मैं युद्ध छोड़ दूंगा, और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऑल्दो दैट इज डिबेटेड कि कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया या ही वॉज अ बौद्ध अर्लियर देन दैट इवेंट, ठीक है। हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो पॉपुलर बिलीफ है वो यही कहता है कि दया नदी जो थी वो लाल हो गई थी खून से, उसको देखा और फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया, और अहिंसा का जो पथ है उसको अपना लिया, ठीक है। तो उससे आपको दया नदी तो याद ही होगी कि दया नदी जो है वो कोणार्क सन टेम्पल के पास में है। एक है देवी, एक है कुशभद्रा, एक है भार्गवी और प्राची। इनको आप 1-2 बार देख सकते हो एज सच, कि हो सकता है कि कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अब डेल्टाइक सिस्टम ब्रांचिंग इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये बात भी आपको समझ में आई होगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि डेल्टाइक सिस्टम में क्या होता है, एक नदी की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। एक नदी ऐसे आई, ठीक है। अब जब वो नदी पहाड़ से ऊपर चढ़ के नीचे आ रही थी तब उसकी स्पीड ज़्यादा थी, तो जब उसकी स्पीड ज़्यादा थी तब वो नदी
जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, मार्ग में बाधाएं हैं, उनको पार करती हुई सीधी चलती आएगी। लेकिन जब वो प्लेन इलाके में आ जाएगी नदी ऐसे, तो उस समय पर जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जो बाधाएं हैं उसके मार्ग में, वो उस नदी को आगे आसानी से बढ़ने नहीं देंगी। तो फिर नदी क्या होगी? नदी टूट जाएगी। एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई। तो ये नदियों की क्या बन गई? डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई। ठीक है, अगर नदी ऐसे जा रही थी और उसमें ऐसे आके दूसरी नदियां मिल रही हैं, तो वो क्या हैं? वो ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। लेकिन एक नदी जा रही थी और वो अलग अलग स्ट्रीम्स में टूट गई, तो जिनमें वो टूटी वो क्या हैं? उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करते हैं? ये डेल्टा फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ज्योग्राफी में इतने बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी ही होंगी, तो मैं बहुत डिटेल में इनमें नहीं जाऊंगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस के ये हेल्प करते हैं इन मटेरियल ट्रांसपोर्ट एंड साइट सिलेक्शन। ठीक है, आप देख भी सकते हो कि कहाँ पर ये है। ये आपकी नदी महानदी जा रही है, और उसका क्या कहते हैं, हम क्या देखेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हमें छोटी छोटी स्ट्रीम्स उसकी उससे टूट के निकलती हुई दिख जाएंगी, और यहीं पे आपको कोणार्क सन टेम्पल मिलेगा। ठीक है, इसी के पास में आपको कहीं पे आसपास में चंद्रभागा बीच मिल जाएगा। तो चंद्रभागा बीच कहाँ है? बे ऑफ बंगाल के पास है। कोणार्क सन टेम्पल भी कहाँ है? बे ऑफ बंगाल के ही पास में है। ठीक है, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करेंगे जो बेसिकली हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं कि भाई हमने बात करी है कोणार्क सन टेम्पल की, तो हमको क्या पता होना चाहिए कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो किस स्टाइल का बना है? नागर स्टाइल का है, या फिर द्रविड़ स्टाइल का है ना, या फिर वेसर स्टाइल का है? हमें मालूम होना चाहिए। तो इसके अलावा और हम क्या पढ़ेंगे कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन में किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है और कौन कौन सी जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। द बिल्डिंग ऑफ अ टेम्पल रिक्वायर्स द कॉपरेशन ऑफ सेवरल क्लासेस ऑफ पर्सन्स, मतलब वो लोग जो इन्वॉल्व थे उस मंदिर के निर्माण में, वो कौन थे? एक होता है स्थापक। ठीक है, स्थापक मतलब आर्किटेक्ट, प्रीस्ट। ठीक है, जो आर्किटेक्ट में जो प्रीस्ट होता है उसको हम कहते हैं स्थापक। अब जो आर्किटेक्ट को डिजाइन करता है उसको कहते हैं स्थापति। ठीक है, ये शब्द देखो, एक शब्द है स्थापना, है ना। तो ये स्थापना शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? स्टैब्लिश करना किसी चीज को, तो उसी से सारे बन जाएंगे। आर्किटेक्ट में जो प्रीस्ट है उसको क्या कहते हैं? स्थापक। और जो डिजाइनिंग आर्किटेक्ट है उसको क्या कहते हैं? स्थापति। जो सर्वेयर है, यानी कि जो सर्वे करता है उस रीजन का, उसको क्या कहा? सूत्रग्रहिण। ठीक है, स्कल्पचर जो है उसको क्या कहा? तक्षक। और बिल्डर, प्लास्टर, पेंटर क्या है? वर्धकिन। ठीक है, तो इन शब्दों को आप एक बार देख सकते हो, ये आपके प्रीलिम्स में काम आएंगे। प्रोसेस में क्या होता है? क्वेरिंग करते हैं, फिर मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, फिर साइट को सेलेक्ट करते हैं, फिर फाउंडेशन बनाते हैं यानी नींव तैयार करते हैं, फिर स्ट्रक्चर लगाते हैं और फिर कार्विंग कर देते हैं। कौन से टेक्स्ट फॉलो किए जाते हैं? शिल्प शास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है कि भारत में जो प्राचीन मंदिर बने हैं वो शिल्प शास्त्र के आधार पर बने हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्टोन्स लोकली नेम्ड, जैसे कि पत्थरों के लोकल नाम क्या हो सकते हैं? मनकद, मुगुनी, बगदाकंड, रंगा, दलीमा और बोलामाला। ये एज सच आप छोड़ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये टेक्स्ट जो है शिल्प शास्त्र, इसको आपको याद रखना चाहिए। फिर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जिसको बिल्ड किया गया था किंग नरसिंह देव के द्वारा। पर्पस क्या था? विक्ट्री थी, कोमोमोरेशन था, सन गॉड की वर्शिप थी। अब इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज रहती हैं। कोई कहता है कि भाई उनको लेप्रोसी हो गई थी। ठीक है, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग हो गया था, कोढ़ हो गया था, उससे हीलिंग के लिए उन्होंने क्या कहते हैं? सन गॉड की वर्शिप करी, क्योंकि हमको पता है कि जो सूरज है वो आपको कई सारी डिजीज से, बीमारियों से बचाता है। माइथोलॉजी के सन स्पॉट्स एंड इक्लिप्सेस लिंक्ड टू टेम्पल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कुछ स्टोरीज होती हैं जिनको समय के साथ में किंवदंतियों को जोड़ दिया जाता है किसी चीज के निर्माण से। ट्रांसपोर्ट वाया रिवर्स, महानदी, प्राची, चंद्रभागा। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो पंचरथ द्रविड़ नागर फ्यूजन है या कलिंग स्टाइल है। तो जैसे हमने बात करी थी, मैंने कहा था कि भाई इसको वेशर स्टाइल कहेंगे, वेसर स्टाइल कहेंगे, या फिर द्रविड़ स्टाइल कहेंगे, नागर स्टाइल कहेंगे। तो हम कहेंगे कि ये पंचरथ स्टाइल में है, द्रविड़ और नागर का इसमें फ्यूजन हो गया है, और यह कलिंग स्टाइल कहलाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब भी कोणार्क टेम्पल की बात होगी यू वुड से दैट इट इज अ कलिंग स्टाइल टेम्पल। टेम्पल में चैरियट हैं विद 12 पेयर ऑफ व्हील्स, सिंबल ऑफ टाइम सन मूवमेंट। ठीक है, एक रथ है जिसमें 12 पेयर्स हैं व्हील के। इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं, माइथोलॉजी है, लाइफ है, नेचर है,
ठीक है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो स्टोन ट्रांसपोर्ट वाया वुडन रोलर्स एंड रिवर राफ्ट्स, यूज ऑफ लोकल मटेरियल, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं, मतलब आज जब हम देखते हैं कोणार्क सन टेम्पल को, तो भाई ये वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि हवा चलती है 250 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड से हवा चलती है, साइक्लोन आ सकता है, स्टॉर्म सर्जेस हैं और फ्लड्स हैं। हमें पता है, हमने अभी देखा है ऊपर मैप में कि जो कोणार्क सन टेम्पल है जो भुवनेश्वर में लाई करता है, यह कोस्ट के कितना नज़दीक है, जिसकी वजह से साइक्लोन भी इसको हिट कर सकता है ना, बाढ़ भी आ सकती है, स्टॉर्म सर्ज हो सकता है, यानी बहुत तेज आंधी तूफान आ गया या बहुत तेज हवा चल गई। ठीक है, तो 1737 में फर्स्ट रिकॉर्डेड सुपर साइक्लोन आया था। प्लांटेशन एफर्ट्स भी 1906 से लगाए जा रहे हैं ताकि विंड डैमेज को रोका जा सके। ठीक है, कंजर्वेशन इंपेरेटिव्स की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस क्या हैं? एनवायरमेंटल इरोजन, टूरिस्ट प्रेशर, मटेरियल डिग्रेडेशन। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो टूरिस्ट का प्रेशर है कि लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, वो भी कई बार एक चैलेंज पैदा करता है कंजर्वेशन में। ठीक है, नीड क्या है? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की, जियो हेरिटेज को, हमारी जो ये विरासत है उसको प्रिजर्व किया जाए और रेजिलिएंट आर्किटेक्चरल स्ट्रेटजीज का प्रयोग किया जाए। सिग्निफिकेंस क्या कोणार्क की? ये भारत की कल्चरल लिगेसी यानी सांस्कृतिक विरासत का एक सिंबल है। ठीक है, और ये एक साइंटिफिक और आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस का भी उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम प्रोटेक्ट करें हमारी हेरिटेज को। लीगेसी ऑफ कोणार्क नॉट ओनली इनरिचेज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन बट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट अवर कल्चरल हेरिटेज अमिड्स एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड। अब देखो, ये देखने में ही कितना सुंदर आपको लगता है। ठीक है, इसमें कितनी सारी डिटेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो हैं, जो व्हील्स हैं, इसके पीछे के भी लॉजिक्स हैं। उसके अलावा जब हम देखेंगे इसको, तो ये जो आप देख रहे हो ये भी क्या है? बेसिकली कार्विंग्स हैं, इसमें भी बहुत डिटेल्ड कार्विंग्स हैं। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से घोड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो हर में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें बनी हुई आपको नज़र आएंगी। ठीक है, फिर हम अगर टाइमलाइन की बात करें रूलर्स ऑफ गंगा डायनेस्टी की, तो उसमें हम देखते हैं कि 493 से 532 में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था इंद्रवर्मन। ठीक है, इनको आप याद रख सकते हो। और वो व्यक्ति जो 9वें हैं, नरसिंह देव, जिन्होंने क्या बनवाया? ये मंदिर बनवाया, उनको आप याद रख सकते हो। ठीक है, उनके बेटे का नाम था भानुदेव। तो भानु का मतलब भी क्या होता है? ये भी सूरज का ही एक दूसरा नाम होता है, तो ये भी आप क्या कर सकते हो? एक नाम याद रख सकते हो। ठीक है, बस इतने नाम काफ़ी हैं। एज सच हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके जानने की ज़रूरत नहीं है कि हम सारे के सारे नामों को याद करें, क्योंकि जब हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो उसमें गंगा डायनेस्टी का नाम बहुत ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 7 की ओर बढ़ते हैं, इको कॉन्शियसनेस थ्रू इंडियन फिलॉसफी। तो इको कॉन्शियसनेस मतलब कि इन्वायरमेंट के प्रति, इकोलॉजी के प्रति हमारी जो चेतना है, किसमें? भारतीय दर्शन में। तो पर्यावरण के प्रति चेतना भारतीय दर्शन में क्या है? तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, जो खुद से हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करके निकाल सकते हैं। पहले वो पॉइंट्स निकालते हैं। तो उसमें देखो हम क्या कहेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो क्या हैं? ह्यूमन सेंट्रिक है ना। उसके लिए हमारा क्या शब्द चलता है बताओ? इसके लिए कौन सा शब्द चलता है? एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक। और हमारा क्या है? इको सेंट्रिज्म। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? हमारे यहाँ पे एक शब्द और चलता है, एंथ्रोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है कि सब कुछ ह्यूमन केंद्रित होगा, ह्यूमन सेंट्रिक होगा, यानी कि जो नेचर है वो ह्यूमंस के फुलफिलमेंट के लिए है। और इकोसेंट्रिज्म में क्या होगा? सबकी को लिविंग की, को एग्जिस्टेंस की बात होगी। इसी तरीके से जब हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें जो नॉन लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनको आप लिविंग क्रिएचर्स की तरह शो करते हो। ठीक है, या फिर जो थोड़ा सा अलग हम जाएंगे, नॉन ह्यूमन क्रिएचर्स जो हैं, नॉन ह्यूमन क्रिएचर्स, जो मैंने पहले बोल दिया था वो थोड़ा सा गलत हो गया था। नॉन ह्यूमन क्रिएचर्स को आप कैसे शो करोगे? ह्यूमन क्रिएचर्स। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप में एक इकोलॉजी को लेके कॉन्शियसनेस नजर आएगी।
जैसे कि हमारे यहाँ पे जो स्टोरी है किसकी, पंचतंत्र की, तो वो क्या है, उसमें बेसिकली जो एनिमल्स हैं उनको ह्यूमंस की तरह बात करते शो किया गया है। यानी वो किसका एग्जाम्पल हो गया, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो है वो उसके और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हनुमान जी और गणेश जी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के उदाहरण हो गए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि अगर कोई इतना सोच रहा है तो उसमें इन्वायरमेंट को लेके, पर्यावरण को लेके जो चेतना होगी, कॉन्शियसनेस की भावना होगी, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके अलावा हमारे पास में क्या है, ट्राइबल्स हैं जो फॉरेस्ट में ही रहते आ रहे हैं इतने वर्षों से, एनिमल्स के साथ में को एग्जिस्टेंस में रहते हुए। ठीक है, और हमारे पास में क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, हम बात कर सकते हैं तुलसी की, नीम की, पीपल की, है ना, केले के पेड़ की। इन सबको क्या किया जाता है, वर्शिप किया जाता है। क्यों, टू प्रोटेक्ट देम। ये बेसिकली जब हम किसी नॉन लिविंग एंटिटी की पूजा कर रहे हैं, या फिर नॉन लिविंग नहीं कहेंगे, नॉन ह्यूमन एंटिटी की पूजा कर रहे हैं, और उसमें हम ये मान रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है कि हम उनको नष्ट ना करें, हम उनको नुकसान ना पहुंचाएं। और ये एक तरीके से नज बिहेवियर का उदाहरण होता है, NUDGE। ठीक है, तो खैर अब हम जो आर्टिकल में है उसकी बात करते हैं। तो 2024 में इको कॉन्शियसनेस थ्रू इंडियन फिलॉसफी क्यों हमें ज़रूरत है, क्योंकि 2024 में क्लाइमेट रिपोर्ट आई, 3000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मरे, 93 डेज विद एक्सट्रीम वेदर। आप सोच सकते हो 93% डे जो हैं उनमें एक्सट्रीम वेदर था। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थी, केरला में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, रिकॉर्ड इवेंट्स हुए, ड्राइएस्ट जनवरी सिंस 1901, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। इससे आपको क्या समझ में आता है कि आपका जो डिजास्टर रिस्पॉन्स है वो इन्हेंस्ड होना चाहिए, क्लाइमेट रेपरेशंस होनी चाहिए फ्रॉम हाई एमिशन नेशंस। जो कॉन्सेप्ट है इको कॉन्शियसनेस का वो क्या है, अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट किया जाए। इंडियन फिलॉसफी क्या कहती है, इम्फेसाइज इंटरकनेक्टेडनेस एंड एथिकल ड्यूटी टू नेचर। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, धरती माता, है ना। ठीक है, तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस में इन्वायरमेंट लिविंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, ह्यूमंस मस्ट अडॉप्ट नॉट डोमिनेट। इन्वायरमेंट को एक बेनिवोलेंट हैबिटेट के तौर पे देखा जाए। ओरल ट्रेडिशन प्रैक्टिस बेस्ड थी और टेक्सचुअल ट्रेडिशन क्या है, एनालिटिकल है। ठीक है, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो रिवर्स हैं उनको मदर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जो काऊ है उसको भी मदर का दर्जा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें किस लिए हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस को ध्यान में रखते हुए ही चल रही हैं। ठीक है, फिर इंडियन कॉस्मोलॉजी और एलिमेंट्स क्या हैं, ह्यूमंस जो हैं वो 9 तत्व से बने हैं मिलके, वो आप देख सकते हो। फेज्ड क्रिएशन हुआ है, पहले वाटर, फिर अर्थ, फिर स्काई, फिर लाइफ फॉर्म्स, फिर फायर। इम्फेसिस किस पर है, इंटरडिपेंडेंस पर है, कोई आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। हिस्टोरिकल इन्वायरमेंटल एथिक्स की अगर हम बात करें, मोरल गाइडलाइंस एम्बेडेड इन डेली लाइफ एंड स्क्रिप्चर्स, रेवरेंस फॉर नेचर अमंग कॉमनर्स एंड रूलर्स। जैसे अशोक ने जो अपने एडिक्ट्स थे 3rd सेंचुरी BC के, उसमें पेड़ों को काटने पर प्रोहिबिशन लगवा दिया था। ठीक है, लिस्टेड प्रोटेक्टेड स्पीशीज थी, एडवोकेटेड फॉरेस्ट एंड एनिमल कंजर्वेशन। जैसे एडिक्ट 5 के उदाहरण है रामपुरवा बिहार में। ठीक है, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा थी कि हम किस पे खाना खाते थे, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, रंभा पात्र पर। ठीक है, ये हमने फैब की मैगजीन में पढ़ा था, रंभा पत्र। रंभा पत्र क्या होता है, केले का जो पत्ता होता है ना। तो ये भी क्या है, ये भी इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस का एक उदाहरण है। ठीक है, तो कंपैरिजन विद वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न मॉडल
मोस्टली एंथ्रोपोसेंट्रिक है, यानी कि मानव केंद्रित है। माइनॉरिटी व्यू है जो स्टीवर्डशिप ट्रेडिशन को मानता है, जो क्या कहती है, अर्थ केयर एक डिवाइन ड्यूटी है, दैवीय कर्तव्य है धरती की केयर करना, देखभाल करना। इंडियन मॉडल क्या कहता है, नेचर इज डिवाइन एंड मोरल पार्टनर। नॉन ह्यूमन वर्ल्ड इन इंडियन थॉट, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ये टेक्स्ट में और मिथ्स में है। जैसे पशुपति महादेव हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्टर हैं एनिमल्स के। पंचतंत्र की कहानियां हैं जिसमें एथिकल स्टोरीज हैं जानवरों के थ्रू, जैसे कि गाय हो गई, दूसरे जानवर हो गए, पेड़ हो गए, ठीक है। फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हैं सपोर्टिंग इको कॉन्शियसनेस, सृष्टि, यूनिवर्स एज अ लिविंग सिस्टम। बुद्धिज्म में भी इस तरीके की बातें हैं जिसमें कॉन्सेप्ट आता है किसका, करुणा का, कंपैशन, ठीक है। जैनिज्म क्या है, सभी लाइफ में सोल है। कोट क्या, यू आर दैट विच यू इंटेंड टू टॉर्चर और किल। सांख्य दर्शन जो है वो पुरुष और प्रकृति की बात करता है कि उनके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। योग भी प्रमोट करता है अलाइनमेंट विद नेचर। उपनिषदों की यदि हम बात करें तो 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। छांदोग्य उपनिषद भी यही कहता है, ठीक है। क्योंकि अब इसमें हम ना इंडियंस की बात कर रहे हैं तो इस वजह से हम भारतीय दर्शन को देख रहे हैं, वरना अगर हम बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो हैं उनमें भी एक व्यक्ति थे जिसका नाम है आर्ने नेस। उसने कॉन्सेप्ट दिया है डीप इकोलॉजी का, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि डीप इकोलॉजी क्या है। तो डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी वही है कि भाई हमें एक इकोसेंट्रिक अप्रोच अपनाना चाहिए पर्यावरण को देखने का, एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये नाम भी आप नोट कर लेना। एथिकल डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस, प्रिंसिपल्स अहिंसा, नॉन वायलेंस, करुणा, कंपैशन, धर्म, ड्यूटी टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट, ये सारे क्या हैं, ये एथिकल डायमेंशंस हैं पर्यावरण से संबंधित चेतना के, जिसमें अहिंसा की हम बात करेंगे, करुणा की हम बात करेंगे, धर्म यानी कि हमारा कर्तव्य है, मतलब हमारी ड्यूटी है वो, और फिर कर्म की बात करेंगे, हार्म टू नेचर डिस्टर्ब्स कॉस्मिक बैलेंस, ठीक है। फिर शकुंतला है, कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसमें भी सिंबल है हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस का, लव्ड एंड नर्चर्ड नेचर बिफोर सेल्फ केयर, ठीक है। सेक्रेड ट्रीज और डीटी एसोसिएशंस भी हैं, जैसे कि हमारे क्या होते हैं, ग्राम देवता भी होते हैं, पेड़ों में भी देवताओं का, भगवान का क्या होता है, आवास होता है, ऐसी बातें कही जाती है। जैसे अशोक को जोड़ा जाता है बुद्ध से भी, इंद्र से भी, विष्णु जी से भी, अदिति से भी। पीपल की अगर हम बात करें तो एसोसिएटेड है विष्णु से, ठीक है, लक्ष्मी जी से और वन दुर्गा से। तुलसी में भी इसी तरीके से बात होती है, तुलसी में जगन्नाथ भी आ जाते हैं, ठीक है। कदम्ब जो है ये एसोसिएटेड है लॉर्ड कृष्ण से इन दी टेक्स्ट। एसोसिएटेड विद शिव क्या, जो बेर है, ये किससे जोड़ा जाता है, शिव जी से, दुर्गा जी से, ठीक है, सूर्य देवता से, लक्ष्मी जी से। इंडिजीनियस एंड एनिमिस्टिक बिलीफ की अगर हम बात करें तो जो हमारे स्वदेशी और एनिमिस्टिक बिलीफ हैं, तो एनिमिस्टिक बिलीफ में क्या होता है कि पेड़ पौधों की ही पूजा करी जाती है। तो हिंदू धर्म में भी आप देखोगे तो कई बार पेड़ पौधों की पूजा होती है, और जो ट्राइबल कल्चर्स भारत में मिलते हैं, ठीक है, उनमें भी एनिमिस्टिक बिलीफ्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नेचर को एक लिविंग एंटिटी माना जाता है, अलाइनमेंट है ये वैदिक और ट्राइबल ट्रेडिशंस दोनों में ही, ठीक है। इम्फेसिस है पीस, हार्मनी और रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो कंक्लूजन क्या होगा, इंडियन फिलॉसफी ऑफर करती है एक टूल फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड प्लेनेटरी हार्मनी, चैलेंज करती है आज के स्टेम को फ्रॉम ह्यूमन नेचर डिस्कनेक्ट, ठीक है, और हम इको सेल्फ को रिक्लेम करें, इस तरीके की बातें होनी चाहिए। और एजुकेशन में भी हमें जो इंडियन इको फिलॉसफी है उसको क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा, ठीक है। बाय इंप्रेसिंग दीज टीचिंग्स एंड इंटीग्रेटिंग देम इनटू अवर डेली लाइव्स, हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं कल्चर रिस्पेक्ट का फॉर नेचर एंड इंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर जनरेशंस टू कम, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये आर्टिकल था, एज सच इसमें कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं था, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हो एज अ वैल्यू एडिशन, ठीक है। इसका जो आखिरी आर्टिकल है ना, आर्टिकल नंबर 10, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा। जैसे जब हमने इसके पार्ट 1 किया था उसमें तो हमने व्याकरण में, संस्कृत में डिफरेंस देखा था, है ना, भाषा और लैंग्वेज में अंतर देखा था, तो उसमें डिफरेंसेस ज़्यादा थे, मतलब उसमें जो टॉपिक्स थे कॉन्सेप्चुअल वो ज़्यादा थे। इसमें कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स ऐसे उतने नहीं हैं। एक आर्टिकल नंबर 10 जो है उसमें हम GCC की बात करेंगे, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी सब सरल ही हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 8 की जब हम बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज,
अंडरस्टैंड, मैनेज वंस ओन एंड अदर्स इमोशंस। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। तो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो मॉडर्न सेंस में जो नाम आते हैं व्यक्तियों के, एक तो नाम आता है डैनियल गोलमैन का। ठीक है, आपने शायद सुना भी होगा जब एथिक्स पढ़ते हैं तो डैनियल गोलमैन का नाम आता ही आता है। और उसके अलावा जो दूसरे नाम आते हैं वो आते हैं मेयर एंड सैलोवी। ठीक है, और जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, मतलब एक तो आता है अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, सेल्फ इमोशंस, फिर आता है मैनेजिंग सेल्फ इमोशंस, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस, है ना, फिर आता है मैनेजिंग अदर्स इमोशंस। तो ये क्या चीज़ें हैं, 4 पार्ट होते हैं किसमें, इमोशनल इंटेलिजेंस में। ठीक है, फिर हम एक चीज़ जो और बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट होते हैं, वो भी आप यहाँ पे रिवाइज कर ही लो। सबसे पहले क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, उससे भी पहले क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस, पहला। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा मोटिवेशन। ठीक है, चौथा एम्पैथी, और 5वां सोशल स्किल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनको देखा। तो अगर किसी व्यक्ति में सेल्फ अवेयरनेस होगी तो वो खुद को रेगुलेट भी कर पाएगा और वो मोटिवेटेड भी फील करेगा, मतलब कि वो कोशिश करेगा कि किस तरीके से मैं मोटिवेटेड रहूं टू अचीव माई गोल। उसमें एम्पैथी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दूसरे लोगों को देख के उनके इमोशंस को समझने की और अपने आप को उस जगह पे रख के उसके इमोशंस को फील करने की क्षमता होगी। उसमें सोशल स्किल्स होंगी बेहतर, यानी कि ही वुड बी अ गुड लिसनर भी अच्छा होगा, वो ओरेटर भी अच्छा होगा, है ना, और वो दूसरे की परेशानियों को ठीक से समझ भी पाएगा। ठीक है, उसकी सोशल मेमोरी भी बड़ी अच्छी होगी। तो ये सारे क्या होंगे, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी व्यक्ति में हु हैज़ अ गुड सोशल स्किल्स एज वेल एज ये इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स में से 5 जो कंपोनेंट में इन होते हैं वो हमने देखे। अब हम बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ये एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज वंस इमोशंस, अदर्स इमोशंस, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। तो अगर किसी में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस बेहतर होगी, इफेक्टिव लीडरशिप भी वो कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जो व्यक्ति लीडर होता है उसका काम क्या होता है, टू इंस्पायर अदर्स। ठीक है, उसको देख के लोग उसके पीछे चलते हैं। ठीक है, वो लोगों को इंस्पायर कर देता है अपनी गुणों के कारण, है ना, अपने कैरेक्टर के कारण, और उसके अलावा ही हैज़ द पोटेंशियल टू टेक द रिस्क। ठीक है, और वो क्या कर पाता है, वो दूसरे लोगों के इमोशंस को भी बेहतर तरीके से समझ लेता है। ठीक है, और फिर उनको उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज भी करने की कोशिश करेगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पीपल ओरिएंटेड होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स लीडर्स हैं, वो सिर्फ मैनेजर नहीं है। तो मैनेजर में और लीडर में एक अंतर होता है। मैनेजर क्या चाहता है कि उसके पास में जो ऑप्शंस हों वो कम हों, लेस ऑप्शंस, चूज फ्रॉम देम। ठीक है, डू नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क। ठीक है, जबकि जब हम लीडर की बात करते हैं, वॉन्ट्स डाइवर्स ऑप्शंस। ठीक है, रेडी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। यदि आपने लेक्सिकॉन बुक पढ़ी है तो आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा भी होगा उसमें। ठीक है,
एथिक्स के लिए बड़ी फेमस बुक है वो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है सिटीजन के साथ में इंगेजमेंट को बेहतर करने में, पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ाने में, नेविगेट करने में कॉम्प्लेक्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। अब बुद्ध का जो इंसाइट था इमोशनल इंटेलिजेंस पे वो क्या था? इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग बेनिफिशियल वर्सेस हार्मफुल इमोशंस। आपको जो अच्छे इमोशंस हैं, जो आपको लाभ देंगे, और जो आपके लिए नुकसानदायक इमोशंस हैं, उनकी समझ होनी चाहिए। बुद्धिस्ट की थॉट क्या थी? फोकसेस ऑन माइंड ट्रेनिंग एंड इमोशनल रेगुलेशन, प्रोमिसेस इनर पीस एंड मेंटल क्लैरिटी। सही बात है। फिर नेचर ऑफ इमोशंस इन बुद्धिज्म। तो इमोशंस क्या है? ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी थॉट्स को, एक्शंस को और वर्ड्स को। दो टाइप के होते हैं, कुछ बेनिफिशियल इमोशंस होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या है? ओरिजिन, एक्सपीरियंस एंड इंपैक्ट ऑफ इमोशंस इज एसेंशियल। एड्रेस है किसमें? अभिधाम समुच्चय में, ठीक है, अभिधर्म समुच्चय में। इमोशंस अराइज फ्रॉम डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन। इमोशंस कब आते हैं? जब आपकी जो कॉग्निशन होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है, यानी कि जब आप अज्ञानता में होते हो, उसके कारण जेलसी होती है, प्राइड गर्व की भावना होती है, ईर्ष्या यानी जलन की भावना होती है। काउंटर एजेंट्स मस्ट बी स्ट्रेंथन टू एलिमिनेट एफ्लिक्शंस, ठीक है। फिर मेंटल एफ्लिक्शंस की अगर हम बात करें तो क्लेश डिफाइंड एज डिस्टर्बेंसेज इन द मेंटल स्ट्रीम। 6 रूट्स होते हैं मेंटल अफ्लिक्शंस के, यानी कि मानसिक जो परेशानियां होती हैं उसके। एक तो अटैचमेंट, किसी चीज़ से आपका जो लगाव होता है, गुस्सा है, घमंड है आपको। अफ्लिक्टिव इग्नोरेंस है, यानी कि आप में अविद्या है, डाउट है, और अफ्लिक्टिव व्यू है, आपको देखने का नजरिया है वो भी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ माइंड ट्रेनिंग क्या है बुद्धिज्म में? निगेटिव स्टेट को आपको कम करना होगा, पॉजिटिव हैबिट्स को बढ़ाना होगा, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, अटेंशन को रेगुलेट करो, ठीक है, विजडम को प्रैक्टिस करो। 8 वर्ल्डली कंसर्न्स भी बताए गए हैं, आप इनको एक बार देख सकते हो। एज सच उतना कुछ खास नहीं है। एप्लीकेशंस क्या होती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? देखो, मटेरियल गेन और लॉस, ठीक है, वो हम देख सकते हैं कि एंटीडोट है ये। लिमिट करता है डिज़ायर्स को, बी कंटेंट विद व्हाट वन हैज़, मतलब संतुष्ट रहो जो आपके पास में है, ठीक है। तो फेम और डिसरेप्यूट, एंटीडोट क्या है? डेली इंट्रोस्पेक्शन है, खुद से अपना आत्म मूल्यांकन करो, अवलोकन करो, ठीक है। करेक्शन ऑफ अप्रोच करो, प्लेजर ऑफ ऑब्लिक पेन, इफ चेंज इज पॉसिबल एक्ट, इफ नॉट डोंट स्ट्रेस, ठीक है। तो आप इस तरीके से थोड़ा बहुत देख सकते हो कि क्या कुछ है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को एक माइंडफुल लीडर होगा, ठीक है। मस्ट मैनेज इमोशंस विदाउट बीइंग स्वेड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। कोई बाहरी प्रभाव आके आपको बह के नहीं चले जाना है, अपने इमोशंस को मैनेज करके रखना है। तो बुद्धिस्ट माइंड ट्रेनिंग मेथड्स हेल्प करते हैं रेजिलियंस बिल्ड करने में, एथिकल और बैलेंस लीडरशिप लेके आने में, रिस्पॉन्ड टू पब्लिक कंसर्न्स विद कंपैशन एंड क्लैरिटी, ठीक है। तो इंडियन एंड बुद्धिस्ट फिलोसफीज जो हैं वो रिच सोर्सेज हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का। अप्लाइंग बुद्धिस्ट माइंड ट्रेनिंग टेक्निक्स इन पब्लिक सर्विसेज प्रमोट्स बेटर गवर्नेंस, एथिकल कंडक्ट एंड इमोशनल बैलेंस, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो? एथिक्स से जोड़ सकते हो। क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है वो किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में मदद कर सकती है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं किसकी? विपासना की भी, ठीक है, कि विपासना जो है, जिसका असली नाम तो वैसे विपश्यना होता है, वो किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले 8वें आर्टिकल की, कोऑपरेटिव अप्रोच टू जन औषधि केंद्र। तो जन औषधि केंद्र आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य ये है कि जेनरिक ड्रग्स को बेचा जाए जो सस्ते दामों में दवाइयाँ होंगी, ठीक है। 2008 में जन औषधि स्कीम लॉन्च की गई थी, 2014 में उसको रिवैम्प किया गया था टू प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, और 2016 में इसका नाम हो गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? हाई क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन सभी व्यक्तियों को अवेलेबल करवाई जाए, और जन औषधि केंद्र की भी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया जाए, हेल्थ केयर बर्डन्स को रिड्यूस किया जाए, स्पेशली रूरल एंड लो इनकम ग्रुप्स में। देखो इसका फ़ायदा क्या है? जैसे कि कोई दवाई जो है मार्केट में जो ब्रांडेड दवाई मिलती है 100 रुपये की, तो वही जन औषधि केंद्र में दवाई आपको मिल जाएगी 20 रुपये की, 25 रुपये की, ठीक है। तो इस तरीके से अफोर्डेबल कॉस्ट पर आपको दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? कॉस्ट बेनिफिट क्या होगा? जेनरिक मेडिसिन का 50 to 90% चीपर होंगी ब्रांडेड वर्जन से, प्राइस लेस देन 50% ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ टॉप 3 ब्रांडेड ड्रग्स। NSSO का जो 71st राउंड है, मेडिसिन इज इक्वल टू 72% एंड 68% आउट पेशेंट एक्सपेंसेस। स्केल ऑफ ऑपरेशन कहाँ है? 2014 से पहले 104 केंद्र थे और 2017 में
1253 केंद्र हो गए। तो आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से, कितनी गति से काम हो रहा है। और टारगेट की अगर हम बात करें तो 2024-25 तक 10,500 केंद्र की बात है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। क्या फंक्शन है इनका? वेंडर टाई अप्स करते हैं ये। सैप बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की बात होती है। 4 वेयर हाउसेज हैं अक्रॉस इंडिया। 16 NABL एक्रेडिटेड क्वालिटी एश्योरेंस लैब्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रोल क्या है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अंडर सहकार से समृद्धि। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इंपावर करती है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को कि वो 25+ बिजनेस एक्टिविटीज को ले लें, जैसे कि डेयरी भी आती है उसमें, LPG डिस्ट्रीब्यूशन शिप भी आती है, क्रेडिट FPS भी है, और CSC क्या होता है? कॉमन सर्विस सेंटर्स भी हैं। न्यू इनिशिएटिव क्या है कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज से ही कहा गया कि आप जन औषधि केंद्र को चलाएं। ठीक है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज भी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक होता है। अब क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो इसको हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से आप समझ सकते हो कि यू शुड ऑल्सो स्टडी अबाउट इट, कि किस तरीके से जो रोल है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी का वो सहकार से समृद्धि में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ मामला है, और इसके तहत ही बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कि इनको अपने डेयरी का काम भी दिया हुआ है, LPG डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी देखते हैं। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर्स भी देखते हैं, और उसके साथ साथ में ही अब इनको क्या काम दे दिया गया है बताओ? जन औषधि केंद्र का। एम्प्लॉय करते हैं B फार्मा या D फार्मा को जिनके पास में ड्रग लाइसेंस हो। ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है वाया जन औषधि केंद्र पोर्टल। सबमिट करना होता है पैन, आधार, 6 मंथ का बैंक ट्रांजैक्शन, 2 साल का ITR। ठीक है, 50,000 रजिस्ट्रेशन, 50,000 क्या दिया मैंने, सॉरी 5,000 जो है वो रजिस्ट्रेशन फी होती है। अप्रूवल इन प्रिंसिपल होता है, वैलिड फॉर 45 डेज, देन अप्लाई फॉर ड्रग लाइसेंस। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो एज सच आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है यदि आप जन औषधि केंद्र नहीं खोल रहे हैं तो। ठीक है, जैसे इसमें है कि फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट भी होता है, इसको आप एक बार देख सकते हो कि 5 लाख रुपए तक का आपको मिल सकता है, 15% ऑफ मंथली परचेजेज एंड मैक्सिमम इतना मार्जिन इतना होता है सेल पर। एडवांटेज क्या? रूरल कस्टमर बेस मिल जाएगा। ठीक है, टेक इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप है, लोकेट कर सकते हो आप नियर बाई केंद्र को। जैसे कि मान लो मुझे जन औषधि केंद्र पे जाना है दवाई खरीदने के लिए, तो जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप के माध्यम से मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि यहाँ पर जन औषधि केंद्र कहाँ है। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो जो ये मतलब वीडियो देख रहे हो कि जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप पे जाओ और जन औषधि केंद्र को आइडेंटिफाई करो कि आपके आसपास में कहाँ पर है, ताकि अब से आपको जब भी दवाई लेनी हो देन यू कैन गेट दी अफोर्डेबल मेडिसिन। चैलेंजेस क्या हैं इम्प्लीमेंटेशन में, हम वो भी देखते हैं। अब डिमांड सप्लाई गैप है, फ्रीक्वेंट स्टॉक आउट ऑफ पॉपुलर मेडिसिन। अब आप खुद सोचो कि जब दवाइयाँ सस्ती होंगी तो क्या होगा? स्टॉक आउट हो जाएंगी, पेमेंट में डिलेज होंगे टू फार्मा वेंडर्स बियॉन्ड 30 डेज, सप्लाई डिसरप्शन, इंसेंटिव डिलेज, डीमोटिवेट। ठीक है, PSCS तो वे फॉरवर्ड क्या है? PSCS पावर्ड जन औषधि केंद्र विन विन मॉडल है। इससे PSCS का भी भला होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज का, और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल होता है। कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा, PMBI के द्वारा। की टू सक्सेस क्या? टाइमली ऑर्डर्स हों, सप्लाई चेन स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी तो फिर क्या होगा? अल्टीमेटली कौन सफ़र करेगा? पब्लिक सफ़र करेगी, कंज्यूमर सफ़र करेंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंसेंटिव डिसबर्समेंट हो। आउटकम क्या है? अफोर्डेबल मेडिसिन प्लस सस्टेनेबल रूरल बिजनेस मॉडल। फिर हम बात करते हैं आर्ट ऑफ वीविंग की। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में जो बुनाई की बुनकर कला है, बुनाई की जो कला है उसके बारे में, ये सिग्नेचर है इंडिया का जिसको हमें बचाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होती है वीविंग की। वीविंग एक कल्चरल आइडेंटिटी प्लस आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है भारत में। पास डाउन जनरेशंस, प्रिजर्व्स स्टोरीज, कस्टम्स, बिलीव्स, रिफ्लेक्ट करता है हेरिटेज को, स्ट्रॉन्ग लिंक को विद कम्युनिटी हिस्ट्री। तो इकोनॉमिक रोल क्या है वीविंग का? लाइवलीहुड सोर्स है फॉर इंडिजीनियस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, प्रमोट करता है सेल्फ रिलायंस को, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को। ठीक है, और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता है। चैलेंजेस क्या है टेक्सटाइल सेक्टर में? आप खुद से सोच सकते हो कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो देखो, जब हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो चैलेंजेस आते हैं एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में क्यों चैलेंज आते हैं? क्योंकि हमारा पड़ोसी कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत से कम गरीबी है कि ज़्यादा गरीबी है? ज़्यादा गरीबी है। तो वहाँ पे लेबर कैसी होगी? भारत के मुकाबले चीप होगी। अब जब चीप लेबर होगी तो उनका जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा वो भी चीपर होगा। अब बांग्लादेश जो है वो भारत के कंपैरिजन में कंट्री भी मतलब लेस डेवलप्ड है,
तो इस वजह से उसके जो प्रोडक्ट्स हैं जब वो किसी दूसरे देश में बिकेंगे तो उसके ऊपर क्या नहीं लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी। जबकि जो भारत के जो प्रोडक्ट जाएंगे विदेश में उसके ऊपर क्या लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो भारत का सामान है वो यूएस में बिक नहीं पाता, भारत का टेक्सटाइल, और बांग्लादेश का टेक्सटाइल बिक जाता है। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती उनके पे, हमारे पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। ठीक है, उनके पास में चीप लेबर है कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, तो और क्या चीज़ें हो सकती हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स एंड इनोवेशन, ये भी एक समस्या है। एक समस्या ये भी है कि भाई इंडिया के पास में गुड क्वालिटी यार्न भी नहीं है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन समझ लो, गुड क्वालिटी यार्न, लैक ऑफ गुड क्वालिटी यार्न। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास में जो सिंध वाला रीजन था और आज का बांग्लादेश वाला जो रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता था, टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छा काम होता था। और जब देश का पार्टीशन हुआ तो ये दोनों के दोनों कहाँ चले गए, इंडिया के बाहर चले गए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। ठीक है, तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स एंड इनोवेशन भी हमें देखने को मिलता है। और 50% ऑफ वर्कर जो है उनके पास में न्यू एज टेक्नोलॉजी स्किल्स नहीं है। ये बेसिक पॉइंट है जो कोई भी लिख सकता है ना। पार्टीशन वाला पॉइंट भी आपको लिखना चाहिए। उसके अलावा जो पड़ोसी देश जो है उसके पास में जो चीप लेबर है वो पॉइंट भी आपको लिखना चाहिए। फिर हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स होते हैं, ये भी एक बेसिक पॉइंट है जो आप हमेशा लिख सकते हो। ठीक है, हाई जीएसटी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड कंप्लाइंस में दिक्कत आती है, चाइल्ड लेबर का इशू भी है। ठीक है, फिर है गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड सपोर्ट, FTP 2023 एक्सटेंडेड इंसेंटिव्स फॉर अप्रैल एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, रिवाइज TUFS इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है, प्रमोट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक एडॉप्शन को। ठीक है, तो PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम भी लाई गई है जिसके तहत 7 राज्यों को एलोकेट किया गया, क्या 4,445 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर आता है एम क्या है इसका, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन स्पिनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लगभग 21 लाख लोगों को, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, एट प्रेजेंट 4.5 करोड़ पीपल डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और 6 करोड़ लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, GDP में कितना योगदान है वो आप देख सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट रिलेटेड इशूज़ क्या है, एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ ड्यू टू प्रेफरेंशियल सब्सिडीज टू बांग्लादेश एंड वियतनाम, ये मैंने आपको बताया ही था अभी। इनडायरेक्ट चाइनीज एंट्री हो रही है वाया ड्यूटी फ्री बांग्लादेश इंपोर्ट्स, कॉम्पिटिशन फ्रॉम ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ श्रीलंका एंड अफ्रीकन नेशंस, इंडियन एक्सपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव ड्यू टू लैक ऑफ मार्केट एक्सेस। अब हैंडलूम वीविंग की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, रिच हेरिटेज है सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सिल्क वीविंग कल्चरली सिग्निफिकेंट है और इकोनॉमिक बैकबोन भी है। फिर हम हैंडलूम की अगर बात करें तो 17% ऑफ प्रोडक्शन, एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन आर्टिसंस, इको फ्रेंडली कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन भी आप देख सकते हो कि क्या कुछ हुआ है। फिर क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास में वो हम देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल रेडीमेड गारमेंट्स में है, लार्जेस्ट मार्केट USA, यूरोपियन यूनियन, बांग्लादेश हो सकते हैं। नीड है किसकी, लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, फिक्स्ड यार्न प्राइसिंग। ठीक है, यार्न मतलब धागा, फोकस ऑन स्किलिंग सब्सिडीज, वन विंडो सॉल्यूशन एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, हेरिटेज एंड प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया रिटेन्स यूनिक इंडिजीनियस फैशन आइडेंटिटी, कंट्रीज लाइक चाइना जापान हैव लॉस्ट लोकल ट्रेडिशन, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी वो बचा हुआ है एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, हमें रीफोकस करना चाहिए गवर्नमेंट सपोर्ट को वाया हैंडलूम बोर्ड एंड वीवर सर्विस सेंटर्स। तो ऐसा जिसमें कुछ समझाने का नहीं है, आप इसको खुद से एक बार रीड कर लेना। ठीक है, हम लास्ट आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल नंबर 10, फ्रॉम आउटसोर्सिंग टू आउटपेसिंग इंडियाज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लेट द नेक्स्ट ग्लोबल रेवोल्यूशन। ये हमें थोड़ा सा समझना होगा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते क्या हैं। ठीक है, इसको यदि आपने समझ लिया तो आपका जो आर्टिकल है वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो जब हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात करते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं। अब हम मानते हैं कंपनी है X, ठीक है, ये USA की कंपनी है, इसने अपनी एक ब्रांच कंपनी ने कहाँ खोल लिया, इंडिया में खोल ली है। इसका क्या नाम रख दिया, X इंडिया। ठीक है, अब इसमें इसने इंडियन एम्प्लॉयज को हायर किया। अब ये जो इंडियन एम्प्लॉयज हैं वो इस X कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं। जो X इंडिया है, इट इज बेसिकली वर्किंग फॉर X कंपनी। सो द वर्क विच इज बीइंग डन बाय देम,
ये उस काम को करके किसी और को सेल नहीं कर रहे, ये अपनी कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं। सो इसको हम कहते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे इंटेल है, कंपनी है, यूएस की कंपनी है, उसकी एक ब्रांच है इंडिया में जिसको हम कहते हैं इंटेल इंडिया। तो इंटेल इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, और वो जो बना रहे हैं वो इंटेल के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करें इन्फोसिस से, तो क्या इन्फोसिस को हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कह सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या होगा, मान लेते हैं हम कि इन्फोसिस एक कंपनी है जो यूएसए में है, ठीक है, उसकी एक ब्रांच है जो भारत में है, इंडिया में है, लेकिन इंडिया में जो उसकी ब्रांच है वो बेसिकली कर क्या रही है वो आपको देखना होगा। इंडिया में जो इन्फोसिस है वो क्या करती है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है जो अपनी क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। जैसे कि वो क्या करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है और उसको बना के एचडीएफसी बैंक को बेच देती है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, बैंक्स को सॉफ्टवेयर सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रही है और डिफरेंट बैंक्स को प्रोवाइड कर रही है। तो ये बेसिकली कोई अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बना रहे, ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है इन्फोसिस जो अपनी सेवाएं दे रही है अलग अलग कंपनीज को। ठीक है, सो इट इज नॉट अ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। और इसको अगर हम कंपेयर करें किससे, इंटेल से, तो इंटेल में क्या होता है, इंटेल की एक कंपनी है, उसको क्या बनानी है, चिप बनानी है। ठीक है, अब ये उस चिप को बनाते हैं, उस चिप को बनाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है, ठीक है, उस पे काम मान लो इंडिया में हो रहा है। उसके लिए जो कोडिंग की आवश्यकता है, ठीक है, उसका काम इंडिया में हो रहा है। तो ये जो भी काम कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, अपनी पेरेंट कंपनी के लिए कर रहे हैं। सो इन्फोसिस, इंटेल इंडिया इज अ सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, ये किसके लिए काम कर रही है, इंटेल के लिए जो इसकी पेरेंट कंपनी है। ठीक है, तो सब्सिडियरी कंपनी पेरेंट कंपनी के लिए काम कर रही है, देन इट इज अ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, जिसमें इन्फोसिस एक कंपनी काम कर रही है और वो अपनी सेवाएं दे रही है अलग अलग बैंक्स को, तो वो एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नहीं है, वो एक नॉर्मल कंपनी कहलाएगी, सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का या फिर गूगल का। इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो इंडिया में नहीं है, लेकिन इनके इंडिया में भी ऑफिसेज हैं और जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं, एंड दे आर डेवलपिंग द प्रोडक्ट, दे आर वर्किंग फॉर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग जो ये इंटरनली ही इनके काम आएगा, उसको ये बेचेंगे बाद में, वो एक अलग बात है, लेकिन ये उस कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ठीक है, तो अब जो इसमें लिखा है उसको हम देखते हैं और उसके बाद में फिर हम आज का जो हमारा डिस्कशन है योजना मैगजीन का उसको खत्म करेंगे। ठीक है, आर्टिकल का नाम है फ्रॉम आउटसोर्सिंग टू आउटपेसिंग, इंडियाज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लीड द नेक्स्ट ग्लोबल रेवोल्यूशन। तो पहले हम क्या करते थे, आउटसोर्स किया करते थे, जिसको हम कहते थे बीपीओ, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, है ना। तो बीपीओ एक अलग चीज होती है और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक बिल्कुल अलग चीज होती है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो बीपीओ क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है कि किसी कंपनी ने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को कुछ काम दे दिया करने को। इसको समझ लो कैसे, जैसे मान लो एक कंपनी है, उसका नाम हम ले लेते हैं एक्स, उसने क्या किया, उसको कुछ काम करवाना था, उसने इंडिया की किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि हमारा ये वाला काम आप करो और हमें भेज दो। सो दिस इज बीपीओ। इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस के प्रोसेस को आउटसोर्स कर दिया इंडिया को। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, तब उसमें क्या होगा, ये एक्स कंपनी जो है ये इंडिया में भी अपनी एक ब्रांच खोलेगी और इसमें लोग इसके काम करेंगे एंड दे विल मेक समथिंग फॉर द पेरेंट कंपनी। ठीक है, दिस इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एक्स ओनली, देन दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्स, व्हेन इट एक्ट्स एज अ बीपीओ, मतलब जब वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करवाना चाहेगी तो वो इंडिया में किसी कंपनी को ए को भी काम दे देगी
बी को भी काम दे देगी और सी को भी काम कर दे देगी। ये इंडिपेंडेंट कंपनी है, ये भी इंडिपेंडेंट कंपनी है, ये भी इंडिपेंडेंट कंपनी है, और इनसे कहेगी काम कर दो, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, सो इन दो चीज़ों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए दैट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इट इज़ नॉट अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको खुद से बता रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, है ना। तो इस वजह से वीडियो देखना भी ज़रूरी होता है विद रीडिंग द पीडीएफ बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक कैप्टिव हब होता है, ओवरसीइंग ग्लोबल फंक्शंस फॉर कंपनीज फॉर अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। क्या लिखा है कि भाई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक कैप्टिव हब की तरह ऑपरेट करता है। वाई वी आर सेइंग दैट इट एक्ट्स एज अ कैप्टिव हब? क्योंकि बेसिकली कैप्टिव हब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कंपनी एक्स है उसने अपनी एक ब्रांच खोली है, कंपनी एक्स ने अदर कंट्री में। ठीक है, ये कंट्री ए है, ये कंपनी एक्स है, ये कंट्री बी है, अदर कंट्री बी है। यहां पे इस कंपनी एक्स ने अपनी एक ब्रांच खोली है, इसका नाम रख दिया है एक्स सॉल्यूशंस। अब इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो काम कर रहे हैं वो कंपनी एक्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये कैप्टिव हब है। दूसरा काम क्या हो सकता है, इसने यहाँ पे कंपनी थी दूसरी, कंपनी वाई, उसको अपना काम आउटसोर्स कर दिया कि तुम हमारे लिए काम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। और बीपीओ में जो काम होता है वो बहुत लो लेवल का काम होता है, उसमें बेसिकली सपोर्टिंग सर्विसेज दी जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की, तो इसमें मोस्टली वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं। ठीक है, अब यदि आपको वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं पता है तो ये आपका होमवर्क है भाई, आपको इनको पता करना होगा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि क्या डिफरेंस होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में। तो हमने क्या कहा कि ये ऑपरेट करता है कैप्टिव हब की तरह, ओवरसीइंग ग्लोबल फंक्शंस फॉर कंपनीज फॉर अ डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटी, जिसमें एनालिटिक्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन भी हो सकता है। इंडिया में 1800 से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं। ठीक है, तो एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर फिर से लिखा है कैप्टिव हब है फॉर ग्लोबल फंक्शंस। ठीक है, इंप्लॉय करता है 19 लाख लोगों को, की ड्राइवर है हाई वैल्यू ग्लोबल सर्विसेज का। आ गया ना, हाई वैल्यू ग्लोबल सर्विसेज। ठीक है, वही मैंने आपसे कहा था बीपीओ में लो लेवल की सर्विसेज हैं, वो तो सिर्फ मतलब बहुत ही हम कह सकते हैं लो स्किल्ड सर्विसेज होती हैं कंपेयर टू जब हम बात करते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की। तो मार्केट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या, मार्केट साइज है $60 बिलियन का। ठीक है, जो 2014-15 में मात्र $19 बिलियन का था, वो अब बढ़ के $60 बिलियन हो गया है। ग्रोथ रेट भी बड़ा तेजी से हुआ है। ठीक है, क्यों इंडिया है, क्योंकि इंडिया के पास में टैलेंट है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इनोवेशन हब्स हैं प्लस सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं। कॉस्ट सेंटर से प्रॉफिट सेंटर्स में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, हाउ द सेंटर लेवरेज अपॉर्चुनिटी फॉर नेशनल ग्रोथ, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काम किया है। एक जन विश्वास एक्ट हम लेके आए थे जिसने डीक्रिमिनलाइज किया था 183 प्रोविजंस को इन 42 एक्ट्स। ठीक है, मतलब बेसिकली था कि हमारे देश में जो कानून बने हुए थे ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे या ओवर रेगुलेटरी थे। उसके कारण क्या होता था, कुछ छोटा सा भी अगर कंप्लाइंस टूटता था तो उस पर क्या हो सकता था, क्रिमिनल चार्ज लग सकते थे। ठीक है, उसके ऊपर एक्शन हो सकता था, और ये बेसिकली एक टूल बन गए थे फॉर एक्सप्लॉयटेशन, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो भारत में नहीं आना चाहेंगी, किसके लिए, ट्रेड करने के लिए। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए जन विश्वास एक्ट लाके जो प्रोविजंस जो ऑब्सोलीट हो चुके थे उनको हटाया गया, कुछ को डिक्रिमिनलाइज किया गया ताकि जो कंप्लाइंस बर्डन है उसको घटाया जा सके। ठीक है, मेक इन इंडिया को अलाउ किया गया, 100% एफडीआई बहुत सारे सेक्टर्स में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड टेक्निकल पार्क्स की बात होती है, टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए। डिजिटल इंडिया की हम बात कर सकते हैं, स्किल इंडिया डिजिटल फ्यूचर रेडी यूथ स्किल्स की बात हुई। जोग्राफिकल एक्सपेंशन हुआ टियर 2-3 सिटीज़ में, जैसे कि अहमदाबाद, कोची, जयपुर, कोयम्बटूर एंड विशाखापट्टनम। लो कॉस्ट है और क्वालिटी टैलेंट है तो क्या होगा, वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लोकेशन बन सकती है ना, क्योंकि उनको क्या मिल जाएगा, टैलेंट भी मिलेगा और पैसा भी कम खर्च करना पड़ेगा। बूस्ट होगी इससे क्या, लोकल इकोनॉमी। ठीक है, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी। एडिशनल गेन्स क्या हैं, स्टार्टअप्स, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ में भी कोलैबोरेशन होता है।
फास्ट सेटअप हो जाता है, ड्राइवन बाई इकोसिस्टम रेडीनेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लगभग ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आप ये चीज़ देख सकते हो कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की अगर बात करें तो 2015 में 1000 थे, 2024 में 1800 हैं, और 2030 तक का जो हमारा आइडिया है वो है 2400 का। ठीक है, और 19.8 बिलियन डॉलर से कितने का हो गया है, 60 बिलियन डॉलर का हो चुका है। ठीक है, पहले हम आउटसोर्स करते थे ना, अब क्या हो रहा है, आउट पेसिंग हो रही है। हम आउट पेस कर रहे हैं कि वो जो कंपनियां अपनी ब्रांचेस भारत में खोलना चाह रही हैं दूसरे देशों में ना खोल के, तो वी आर आउट पेसिंग अदर्स, है ना, दूसरों को हम पीछे धकेल रहे हैं। पहले आउटसोर्स होता था कि अपना काम जो है चलो कॉन्ट्रैक्ट पे किसी और से करवा लिया, थर्ड पार्टी से। अब क्या है, अब वो बाकायदा यहाँ पे अपनी ब्रांच खोल रहे हैं, यानी क्या आ रहा है, भारत में एफडीआई आ रहा है। अब जब भारत में एफडीआई आता है तो उसके कारण क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व आता है ना, यहाँ के लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं, प्लस उसके साथ में टेक्नोलॉजी भी आती है देश में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, देश में जो जॉब्स की प्रॉब्लम हो सकती है वो भी दूर होती है, फॉरेक्स रिजर्व की जो समस्या हो सकती है फॉरेन करेंसी की वो भी दूर होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो योजना है जनवरी मंथ की वो भी ख़त्म हो गई है। आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। ठीक है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा इस तरीके के वीडियोस को लेके आने के लिए।